आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी द्वंद्व युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, जो हर इंसान के दिल में होती है। क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी कोई इंसान ऐसा शख्स जो आपके सामने आता है, आपसे कुछ गुज़ारिश करता है, आपके दिल में अचानक उसके प्रति एक अच्छी भावना आ जाती है कि चलो इसको कुछ दे देते हैं, और वो आप कर देते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, किसी को देख के आपके अंदर गुस्सा आता है, आप उसको दुत्कार देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? किसी को देख के आपके अंदर ममता आती है, किसी को देख के आपके अंदर गुस्सा आता है। ये क्या है? मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है, उससे मेरे समझ में आया कि अंदर में जो ये एक्स-रे मशीन है ना, वो किसी को देख कर के अंदर ममता जागृत हो जाती है, और किसी को देख के आपको गुस्सा भी आता है। तो अंदर की जो एक्स-रे मशीन है, वो उस आदमी को जज करती है, वो शख्स को, कि इसका आचरण कैसा होगा। ये जहाँ तक मैंने जो अध्ययन किया है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज से कोई 40 साल पहले की बात है। मैं अपनी ऑफ़िस में बैठा हुआ था। ऑफ़िस मेरी रोड पर थी। मेरे साथ में 2 दोस्त भी बैठे हुए थे, और हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग और लोगों का काम ले सकें। इस बारे में बात कर रहे थे। इतनी देर में ही मैंने देखा एक भिखारी टाइप का आदमी मुझे देखा। देख के उसने कहा कि मुझे चाय पिलाओ। जब उसने ये बात कही, हालाँकि मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मेरे सामने जो बैठा हुआ था, मेरा जो दोस्त, उसको गुस्सा आ गया। मेरे अंदर वो गुस्सा नहीं आया। तो मेरे ऑफ़िस के बगल में ही चाय वाला था। मैंने उससे कहा कि अरे मुंशी, इनको एक चाय दे दो। तो चाय वो लेके आया। तो मुझे कहा कि चाय वाले पीने वाले ने कि बिस्कुट नहीं खिलाओगी क्या? तो मैंने कहा कि यार 2 बिस्कुट भी इनको दे दो। वो चाय के साथ में 2 बिस्कुट खाया। तब तो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। करते-करते उसकी जब चाय खत्म हुई, तो वो उठा। उठ के मुझे कहा कि ला तेरा हाथ दिखा। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा यार, मन में सोच रहा था तू क्या हाथ देखेगा, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात थी, उसकी बातों में क्या ऐसा आकर्षण था, जो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ देखा। कुछ देर देखने के बाद मुझे कहा, तेरा तो जो समय आ रहा है, बहुत मिराकल समय आ रहा है। मैंने कहा मिराकल? बोला हाँ, ऐसा चमत्कारी तेरा समय आ रहा है कि तू पीछे पलट के नहीं देखेगा। इतना कहना था ही, मैंने मन में सोचा कि मैंने यार क्या ये लंबी हाँक रहा है। अभी हम लोगों की पोजीशन खराब है। हमारे उस हिसाब से क्लाइंट नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे। हम लोग क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करते थे कि बड़ी-बड़ी कंपनियों से माल लेकर के क्लाइंट के यहाँ पर वेयर हाउस में भी पहुँचाते थे। ये हम लोग काम था, लेकिन इससे काम हो नहीं रहा था। हम लोग उतर तो गए उसमें, लेकिन काम उस तरीके से हो नहीं रहा था। और वो जिस हिसाब से मुझे कह रहा था, तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने ठीक है। बोले नहीं, नहीं, तू मुझे आश्चर्यचकित होकर क्या देख रहा है? मैं तेरे बता रहा हूँ, तेरे आने वाला समय बहुत ही चमत्कारी है, और तू
इतना कमाएगा तो लोगों को दे के भूल जाएगा। इतनी देर में मेरे सामने जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा कि आप मेरा भी हाथ देखिए ना। उसने उसकी तरफ देखा, देख के कहा कि नहीं, बस हो गया। इतना कि वो चल दिया वहाँ से। जाने के बाद में बात आई गई होगी, हम लोग आराम से बातें कर रहे थे। करने के बाद के अंदर शाम को मैं अपने घर आ गया, वो दोस्त भी अब चले गए थे। घर आने के बाद में मैं आपस में यही घर में बात कर रहे थे कि मम्मी पूछ रही थी कैसा काम चल रहा है। हमने कहा ठीक ही है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं है। बोल करके रात को सो गए। सुबह मेरे पास में एक आदमी आया, जो मेरा पुराना दोस्त था। वो आके बोला कि तुम सर्विस करोगे क्या? मैंने कहा सर्विस? बोला हाँ यार, मेरे यहाँ पर एक कंपनी में जॉब खाली है, अगर तुम आ जाओ तो अच्छा रहेगा। तो मैं भी परेशान तो था ही। मैंने कहा फिर ये ऑफिस का क्या होगा? मैंने हाँ भर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा। बोले तो फिर एक काम करो, कल तुम तैयार रहना, मैं तुमको मेरे सेठ के पास ले जाऊँगा। फिर बाद के अंदर उस दिन मैं अपने जो दोस्त थे, मेरे पार्टनर, उनको मैंने बताया कि देख भाई, मुझे एक सर्विस का ऑफर मिला है, अच्छी सैलरी भी देगा। अगर फाइनल हो गया तो मैं एक बार 2 महीने के लिए मुझे वहाँ रहने दें, और फिर बाद के अंदर देखते क्या होगा, नहीं तो इसको बिजनेस को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग देख लेंगे, तुम अगर तुमको ऑफर मिलता है तुम जाओ। नेक्स्ट डे वो मेरे पास है, वो मुझे लेके अपने ऑफिस चला गया। वहाँ पे गया तो उसने कहा कि तुम यहाँ बैठो सोफे पर, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। बॉस के पास वो गया, कहा कि 2 मिनट बाद में बाहर आया, आके बोले जाओ अंदर, बॉस तुमको बुलाए। मैं अंदर गया। बॉस ही बहुत शालीनता से उसने कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रमेश अग्रवाल है। बोले रमेश जी, इसके पहले कहाँ काम करते थे? मैंने कहा साहब, मैं काम तो नहीं करता था, एक्चुअली मैं अपना खुद का मेरा बिजनेस है और वो ठीक से चल नहीं रहा है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे मेंटल पीस के लिए सर्विस ज़रूरी है। बोले मेंटल पीस के लिए आपको सर्विस ज़रूरी है? और मेंटल पीस आपका अगर ठीक हो गया तो वापस आप सर्विस छोड़ के चले जाओगे अपने बिजनेस में? तो मैंने भी सपाट उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग मारवाड़ी बच्चे हैं, हम लोगों के खर्चे इतने हैं कि सर्विस में आप मुझे क्या दे दोगे? तो उससे मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे तो सर्विस छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके यहाँ पे मैंने सर्विस की तो 5 साल की मेरी गारंटी है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बोले अभी तो आपकी बात भी फाइनल नहीं हुई, आप इस तरीके से बोल रहे हो। बहुत शालीनता से मुझे उसने जवाब दिया, आपकी सर्विस पक्की ना, 5 साल की गारंटी दे रहे हो। मैं कहा देखिए साहब, बात ऐसी है कि इस समय मुझे बहुत ज़रूरत है सर्विस की, मुझे मेंटल पीस चाहिए। तो उन्होंने सारी बात सुनी। सुनने के बाद में कहा कि अकाउंट्स पूरा कर लोगे? मैंने कहा हाँ साहब कर लूँगा। हिंदी का जानते हो? मैंने कहा साहब मैं जानता हूँ, हिंदी का भी जानता हूँ, इंग्लिश का भी जानता हूँ। बोले ठीक है, आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? मगर देखिए साहब, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मैं आपको ये बोल दूँगा मुझे 1 लाख रुपये महीना चाहिए तो आप दोगे नहीं। आप बताइए आप क्या दोगे मुझे? उसने जब सपाट मुझसे जवाब मेरा सुना तो उसको थोड़ा आनंद आया। उसने कहा फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, आप बताइए देना आपको है, आप क्या दोगे? बोले देखिए इस समय तो मैं आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। मैंने कहा साहब देखिए 10,000 में तो मेरा काम नहीं होगा। बोला फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी एक्सपेक्टेशन है 18,000 रुपये की। 18,000 रुपये मुझे चाहिए। बोले नहीं साहब इतना तो नहीं, मैं आपका काम देखूंगा, अगर समझ में आया तो मैं आपका फिर बढ़ा दूंगा। मगर फिर एक काम कीजिए,
मालिक ने कहा कहो क्या बात है। हमने कहा देखिए 6 महीने बाद में दिवाली है, 6 महीने तक मैं आपसे रुपए नहीं लूँगा, जो आप बता रहे हो 10,000 रुपया उस हिसाब से मैं उठाऊँगा। अगर मेरा काम अगर आपके समझ में आ गया 6 महीने में, उसके बाद में मैं जैसा बोलूँगा आप वैसा कर दीजिएगा। उन्होंने जब मेरा ये जवाब सुना बहुत खुश हुए, बस डन, कल से सुबह सुबह आप आ जाओ। वहाँ टाइमिंग थी सुबह 10 बजे की रिपोर्टिंग की। अब शाम वहाँ काम करने लगा और इधर में वहाँ पे जो थे हमारे चीफ अकाउंटेंट मिस्टर शंकर गोयल, और जो मुझे लेके आया था उसका नाम था पवन खेमका। अच्छा, पवन खेमका के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन शंकर गोयल जो था वो हिंदी अकाउंट्स का मास्टर आदमी। अब उस आदमी ने मुझे खाते वगैरह पकड़ा दिए, लंबे लंबे चित्रगुप्त के जो खाते होते हैं, बोले इसको लिखो, और 2 साल का खाते पेंडिंग थे। अब मैं सुबह 10 बजे आता, शाम को 6:30 बजे तक वो खाते ही लिखता रहता। गर्दन उठाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था। मैं सोचा कि समय की बलियारी है, ठीक है मैं कर रहा हूँ। ऐसे करके मेरा प्यार में नहीं निकल गया। फिर मैंने कहा मुझे बॉस की नज़र में तो आना है, तो बोले कैसे आऊँ मैं। मैंने खाते लिखे, खाता लिखने के बाद में मैंने उसके लेजर बनाया। लेजर बनाने के बाद मैंने सोचा कि इसमें क्या कमजोरी हो सकती है। तो कमजोरी मुझे नजर आई उसके स्टॉक में। अब मैं स्टॉक चेक करने लगा, खाता मतलब कि खतौनी करने के बाद में मैंने देखा कि माल हमारी फैक्ट्री से तो काफी निकल रहा है, उस हिसाब से हमारी परचेज नहीं है। मतलब माल अगर निकल रहा है 400 पीस, लेकिन हमारी प्रोडक्शन है 200 की, और 200 के हमको बाजार से परचेज बिल लेने से उसकी कोई दाद फरियाद नहीं है। ऐसे करके मतलब झमेला चल रहा था वहाँ पर। मैंने वो सब चीज़ की तो मैंने एक नोट किया। नोट करने के बाद में मैंने 5वें महीने में मैंने एक दिन सेठ को कहा कि मुझे आपसे थोड़ा बात करनी है। उन्होंने कहा कहिए कहिए रमेश जी क्या बात है। मैं कहा अकेले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप सुबह 9:30 बजे आ जाइए। 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होती है, 9:30 बजे आ जाइए, उस समय आ जाता हूँ मैं, आप मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डे 9:30 बजे सुबह ऑफिस पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने जो नोटिंग की थी वो कागज उनके सामने रखा। बोले क्या ये। मैंने कहा साहब आपकी स्टॉक की पोजीशन है। स्टॉक की पोजीशन। मैं कहा साहब 2 साल के अकाउंट्स आपके पेंडिंग थे, मैंने सारे लिख दिए हैं, लिखने के बाद में जो कमियां हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। बोले क्या कमी है। मैं कहा देखिए बात ऐसी है कि आपकी प्रोडक्शन है 300 पीस की, आपकी सप्लाई हो रही है 600 पीस, तो 300 पीस की जो डिपॉजिट है उसकी कोई भी इंतजाम नहीं है। बोले इंतजाम नहीं है मतलब क्या परचेज बिल नहीं है। मगर साहब कुछ भी नहीं है। बोले ये कैसे हो सकता है। मगर देखिए साहब ये चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी भी बिग डेट में कंपनियां परचेज बिल देती है, आप उनसे अरेंज कर लीजिए। नहीं तो फिर बाद में ये अगर इनकम टैक्स में जाएंगे तो वहाँ स्कूटी में चले जाएगा आपका केस। तो उसने कहा नहीं नहीं एक काम कीजिए, आप रुकिए मैं बुलाता हूँ। तो उन्होंने उसने इंटरकॉम दबाया और बोला शंकर जी, गोयल जी आप आइए अंदर। गोयल जी अंदर पहुंचे। उन्होंने गोयल जी क्या है ये देखिए, ये रमेश जी क्या बोल रहे हैं। उसने उसको देखा, देख के कहा कि बाबू मैंने आपको बताया था ना कि इतने परचेज बिल चाहिए।
आपने बिल इंतजाम नहीं किया। बोले देखिए गोयल जी, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया, आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि परचेज बिल की ज़रूरत है। अगर मुझे बताते थे कि मैं परचेज बिल व्यवस्था नहीं करता, अब आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि रमेश जी टोटल बताइए कितने बिल चाहिए। मैंने बताया कि 2 साल के अंदर कम से कम 1400 पीस के बिल लगेंगे और ये आप व्यवस्था कीजिए। बोले ठीक है रमेश जी, आप बाहर जाइए। फिर उन्होंने कहा कि गोयल जी, आप तो हमें डुबोने वाला काम कर रहे हो। नहीं बाबू, मैंने आपको बताया था, आप हो सकता है ध्यान में नहीं हो, आप दूसरे काम में व्यस्त हो। बोले आप झूठ मत बोलिए, मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ, इतना बड़ा मैं मूर्ख नहीं हूँ कि मैं मेरी खातों को बर्बाद कर दूंगा। एक बार भी अगर आप मुझे रिमाइंड करते, मैं परचेज बिल बाजार से ला के आपकी व्यवस्था करके देता। आज 2 साल बाद में मैं कहाँ से लाऊंगा इसको, बिलों को? ठीक है, ये पेपर नहीं छोड़ जाइए, मैं देखता हूँ। गोयल जी को बाहर भेज दिया। अब वो बाहर आए, आने के बाद में मेरी तरफ नजरें नहीं उठावे। मैं भी सोचा मामला तो कहीं कोई गड़बड़ा गया। कुछ देर तक तो मैं खाता पता लिख रहा था। लिखने के बाद के अंदर शनिवार का दिन था। उन्होंने इंटरकॉम किया मालिक ने, और रमेश जी आप भीतर आइए। मैं भीतर गया। मैं कहा ये सर क्या बात है? बोले बैठिए। मैं वहाँ बैठा। बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि आप इसका क्या रास्ता निकल सकता है? मैंने कहा साहब मैंने आपको बता दिया ना कि इतने बिल की ज़रूरत है, अब ये परचेज बिल आप व्यवस्था कर दीजिए, और बाकी सारा काम कंप्लीट मैंने कर दिया है। बोले 2 साल कंप्लीट हो गए? मैंने कहा सब कंप्लीट हो गए। तो आप क्या इंग्लिश का जानते हैं? मगर साहब इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ, बोलिए बोलिए रमेश जी, क्या बात है? मगर देखिए बात ये है कि आज इंग्लिश के जो अकाउंटेंट हैं, उनको एक को बुलाएंगे 10 आ जाएंगे, लेकिन हिंदी के अकाउंटेंट को आपको टॉर्च लेके खोजना पड़ता है। वो मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्यों गिने चुने रहेंगे हिंदी के अकाउंटेंट, उनकी वैल्यू है मार्केट में। लेकिन इंग्लिश के अकाउंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एक को बुलाएंगे 10 आ जाएंगे, आपके खाते कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ के दिमाग में बात घुस गई। उन्होंने कहा फिर एक काम कीजिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं सर मैं तो कर दूंगा, लेकिन पहले आप अपने गोयल जी से और खेमका जी से बात कीजिए। बोला मालिक मैं हूँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप वो कीजिए। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मीटिंग कॉल कीजिए, उसमें आप ये प्रपोजल रख दीजिए, और बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाइए। मैं बाहर आ गया। उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा, इन्होंने मुझे 6 महीने जो रगड़ा ना, अब मैं दिखाऊंगा इनको कि खाता कैसे लिखे जाते हैं। किसी आदमी को जिस हिसाब से तुमने रगड़ा ना, अब मेरा टाइम आएगा, अब मैं बैठूंगा और तुमको रगड़वाऊंगा ये खाते। मन में सोच रहा था, अंदर में खुशी भी हो रही थी कि मालिक मेरी एक बार भी मेरी बात समझ गया। फिर शाम के 6:30 बजे मालिक अपने चेम्बर से निकला। निकल के कहा कि खेमका जी और गोयल जी, सोमवार को नहीं, सोमवार को नहीं, बोला कि एक काम कीजिए, कल आप 2 घंटे के लिए आप लोग आइए, मुझे आप लोगों से बात करनी है, और रमेश जी आप भी रहिएगा। मैंने कहा सर कितने बजे आना है? बोला कि आप बोले दोपहर में फर्स्ट हाफ के बाद में 2 बजे आ जाओ, मैं भी ऑफिस में आ जाऊँगा, गोयल जी भी आ जाएंगे, इधर में खेमका जी भी आ जाएंगे, हम लोग को डिस्कस करना है इस बारे में। मैंने कहा साहब ठीक है। अब उस रविवार को 2 बजे जब सब पहुंचे, तो सेठ ने क्या कहा,
वो मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। क्या कहा वो चीज़ मैं आपको कल बताऊँगा। सुनिएगा, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।